नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने कहा है कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के वोटिंग प्रतिशत का डेटा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चुनाव आयोग ने खुद पर लग रहे उन आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि शुरुआती 2 फेज के चुनाव में जो मतदान का औसतन डेटा चुनाव के दिन दिया गया उसमें और कुछ दिन बाद जब वोटिंग परसेंट का आखिरी डेटा जारी किया गया तो उसमें 5 से 6% का अंतर था। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन डेटा की तस्वीरों को मॉर्फ किया जा सकता है। बता दें कि 17C वो फॉर्म है जिसमें एक पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दी होती है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि आयोग अभी लोकसभा चुनाव के दौरान 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पर वोटों का डेटा जारी करे। अब इसी का जवाब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे, जिसमें कहा गया है कि फॉर्म 17 को अपलोड करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फॉर्म 17 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और मतदान के अंत में पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। जानकारी सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भेजी जाती है। अब इलेक्शन कमीशन उस डेटा को वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता? समस्या क्या है? इस प्रक्रिया में जो हो सकता है वो ये है कि गिने जाने वाले वोटों की संख्या वास्तव में डाले गए वोटों की संख्या से अधिक होगी। हमें नहीं पता कि क्या सही है। इलेक्शन कमीशन इसे वेबसाइट पर डालने में क्यों हिचकिचा रहा है? कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी इसे बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पार्टियों को संदेह हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में लड़ाई संविधान को बचाने की है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अगर आपने संविधान बदलने की कोशिश भी की तो आप देखिएगा क्या होता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कन्हैया कुमार में किसानों की समझ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी समझ है। अगर कन्हैया कुमार मुझसे कहें कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये बात बाहर मत कह देना। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कोई राह चलता व्यक्ति ऐसा कहे तो हम कहेंगे कि आप जाओ अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। लेकिन पीएम की ऐसी बात पर चमचे वाहवाही करते हैं। जब देश में कोरोना से लोग दम तोड़ रहे थे तो ये थाली बजाने और टॉर्च जलाने को कह रहे थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि परमात्मा ने जिन्हें भेजा है वो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। गरीब जनता 24 घंटे हाथ जोड़कर कर्ज माफ़ी मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी सिर्फ देखते रहते हैं। वह सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए योजना लाते हैं, सिर्फ उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करते हैं। हजारीबाग से बीजेपी के मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा के वोट ना डालने को लेकर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिस पर अब जयंत सिन्हा का जवाब आया है। उनका कहना है कि वो पार्टी द्वारा मिले इस कारण बताओ नोटिस से हैरान हैं। जयंत सिन्हा ने 2 पन्नों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही जयंत सिन्हा ने वोट नहीं करने के आरोपों पर कहा कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बातचीत को मैं बताना चाहता हूं। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से काफी समय पहले ही मैंने सक्रिय चुनावी दायित्वों में भाग न लेने का फैसला किया था, जिससे मैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम कर सकूं। इस फैसले का ऐलान मैंने सोशल मीडिया पर किया था। बीजेपी नेता ने आगे लिखा कि मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या संगठनात्मक बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यदि बाबूलाल मरांडी जी मुझे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते थे तो वो निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जयंत सिन्हा ने चिट्ठी में आगे बताया कि 29 अप्रैल 2024 की शाम को मेरे दिल्ली में रहने के दौरान मनीष जायसवाल की ओर से मुझे उनके नामांकन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन देर से सूचित करने के कारण मेरे लिए 1 मई 2024 की सुबह तक हजारीबाग पहुंचना संभव नहीं था।
इसलिए 2 मई 2024 को मैं हजारीबाग पहुंचकर सीधा मनीष जायसवाल के आवास पर उनसे भेंट करने के लिए पहुंचा। इस दौरान वो वहां नहीं थे। मैंने अपना संदेश और शुभकामनाएं उनके परिवार को दी। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी की ओर से मुझे किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने के कारण मुझे वहां रुकने की कोई खास जरूरत दिखाई नहीं पड़ी और जाने से पहले मैंने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट दिया था। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल मामला सामने आने के बाद से फरार चल रहे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने की कोशिश तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से लेटर लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कराने की मांग की है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 1 मई को भी पीएम मोदी को लेटर लिखकर अनुरोध किया था कि वे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को हासन के सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को जारी किए गए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करने और उसकी वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दें। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल का खुलासा होने के बाद से ही देश छोड़कर चला गया था। उसके जर्मनी में होने की जानकारी सामने आई थी। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है और वह ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में अंदर से मालूम है। राहुल ने कहा कि दलितों, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों समेत देश की 90% आबादी का देश के विमर्श एवं सत्ता संरचना में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य इस आबादी की सहभागिता सुनिश्चित करना है। अब उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही स्वीकार किया है कि कांग्रेस के राज में SC/ST का शोषण हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के 60 साल के राज में SC/ST समुदाय को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे तंज कसते हुए कहा कि जब अपनी सरकार में थे तो अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया करते थे। अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माता की उम्र 76 साल है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वे लंबे समय तक अस्पताल में रहीं और उनके पिता की उम्र 85 साल है। आतिशी ने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग अपने वोट से इसका जवाब जरूर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि आज यानी गुरुवार को दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करने आ रही है। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। फिलहाल उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 2010 के बाद से बंगाल में जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। इसमें करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्रों पर असर पड़ने की संभावना है। बता दें कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार 2011 में राज्य में सत्ता में आई थी, इसलिए यह आदेश ममता सरकार के तहत जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों पर प्रभावी है। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। इस जनहित याचिका में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 के एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के हिसाब से तय प्रक्रिया के तहत ही बनाए जाएं। अदालत ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है उसके सदस्य अगर पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक दलों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जहां राज्य सरकार ने अदालत के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं भाजपा का कहना है कि हाई कोर्ट ने इंडी गठबंधन को इस फैसले से बहुत बड़ा तमाचा मारा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अदालत की बात मानने से साफ इनकार करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया था। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने घर घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया था और उसे मंत्रिमंडल और विधानसभा ने पारित किया था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत तक जाएंगी। इसके साथ ही टीएमसी प्रमुख ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश कर रही है। कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर की, तब यह घटनाक्रम सामने आया है। बीजेपी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए। ये इसीलिए किए गए क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों के वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की सनक हर हद पार कर रही है, लेकिन आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये खान मार्केट गैंग ये पाप की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन को भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये वोट बैंक राजनीति की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इनकी जो छवि थी ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है। अब जो भी मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के मुंह से बुलवा सकता हूँ। आप मुझे बोलो कि क्या बुलवाना है, मैं बुलवाता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मैंने कहा कि मोदी जी 10 साल आपने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब आप अपने एक भाषण में अडानी अंबानी का नाम लो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि टेम्पो में अडानी अंबानी कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपको कैसे मालूम कि टेम्पो में पैसा दे रहा है? अगर आपको मालूम है तो आपने अपने मित्रों की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वालों से जांच क्यों नहीं करवाई? बता दें कि राहुल गांधी बीते दिनों भी ये कह चुके हैं कि अब वो जो चाहे नरेंद्र मोदी से बुलवा सकते हैं। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद न छोड़ने को लेकर अपनी बात रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि मैं इस्तीफा दे दूं। बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रही है। वे जानते हैं कि वे हमें नहीं हरा सकते और इसलिए मुझे जेल में डालने और इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की यह साजिश रची गई है ताकि सरकार गिर जाए। केजरीवाल ने कहा कि लेकिन मैं उनकी साजिश में नहीं फंसूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर उन्होंने लोकतंत्र को जेल में डाल दिया है तो लोकतंत्र जेल से ही चलेगा। कानूनी स्थिति यह है कि मैं दोषी नहीं हूं और मेरे खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर मैं विधायक बन सकता हूं तो मंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी भाजपा को आगे घेरते हुए कहा कि मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए ईडी दे दीजिए और सभी भाजपा नेता हमारे पक्ष में होंगे। पार्टी नेताओं के बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल ईडी की धमकियों के कारण है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने एक ईडी कानून बनाया है जिसके तहत वे आपको दोषी ठहराए बिना गिरफ्तार कर लेते हैं और कोई जमानत नहीं दी जाती, और ये इस देश का कानून नहीं था। पहले यदि कोई एफआईआर दर्ज की जाती थी तो जांच होती थी, मामला आगे बढ़ता था, लेकिन ये कानून मोदी जी ने विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए बनाया है। केजरीवाल ने कहा कि मेरे सभी राजनीतिक भविष्यवाणियां सच हो गई हैं, वे पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।